स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं ना, जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, लाखों साल पहले का वो आदि मानव, जो घने जंगलों में बर्फ के बीच बस एक साधारण से पत्थर के सहारे अपनी जान बचा रहा था। और फिर कैसे वही मानव अपनी गजब की बुद्धिमत्ता से दुनिया के सबसे पहले और सबसे एडवांस्ड शहरों का निर्माता बन गया। कमाल है ना? तो चलिए मानव मस्तिष्क और उसके क्रमिक विकास की शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। तो इस पूरे सफर को हम एक व्यवस्थित क्रम में समझेंगे। सबसे पहले पुरापाषाण काल की वो मजबूत नींव, फिर मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की वो अद्भुत कृषि क्रांति, उसके बाद हम पहुंचेंगे ताम्रपाषाण युग में, और अंत में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वो शानदार उदय। अब आगे बढ़ने से पहले ना, हमें समय के इस विशाल पैमाने को समझना होगा। इतिहास के इस लंबे कालखंड को हम दो पैमानों में नापते हैं, बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट या आज से कितने साल पहले, और ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानी सभ्यता की शुरुआत आज से कोई 20 लाख साल पहले मानी जाती है। जी हाँ, 20 लाख साल। ये स्केल इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करने के लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा और चौड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत ही बुनियादी बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए। इतिहास को ना हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी हमारा स्टोन एज या पाषाण काल। इसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। उस समय को हम सिर्फ पत्थरों और हड्डियों के औजारों से समझते हैं। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आती है। दिलचस्प बात यह है कि इस काल में लिपियां तो थीं, लोगों ने लिखा भी, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। वो आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, पुरापाषाण काल, आग, पत्थर और कला का युग। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा और बिल्कुल शुरुआती चरण था। 600। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 600 क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक जगह है भीमबेटका। वहाँ 600 से भी ज्यादा गुफाएं या रॉक शेल्टर्स मौजूद हैं। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। शुरुआती इंसान इन गुफाओं में रुकते थे, रहते थे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक समुदाय था जो वहां बसता था। और सिर्फ रहते ही नहीं थे, इन गुफाओं में रहने वाले उच्च पुरापाषाण काल के होमो सेपियंस यानी हमारे जैसे आधुनिक मानवों ने अपनी गजब की रचनात्मकता भी दिखाई। उन्होंने इन भीमबेटका की दीवारों पर शानदार चित्रकारी की, पक्के रंगों का इस्तेमाल करके जानवरों और शिकार के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से उकेरा है। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, 30-35 हजार साल पहले बनाए गए वो पक्के रंग और चित्र आज भी वहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। मतलब ये इंसानों द्वारा अपने जीवन को रिकॉर्ड करने का शायद पहला प्रयास था। बिल्कुल अद्भुत। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मध्यपाषाण काल, जब हमारी जलवायु गर्म होने लगी, हिमयुग खत्म हो रहा था और पर्यावरण में बहुत बड़े और अहम बदलाव आ रहे थे। पर्यावरण बदला तो जाहिर सी बात है, जीने का तरीका भी बदलेगा। और सबसे बड़ा बदलाव आया हथियारों में। पूरा पाषाण काल में जहां बड़े बड़े भारी भरकम क्वार्ट्जाइट पत्थर के औजार इस्तेमाल होते थे, वहीं मध्य पाषाण काल आते आते इंसानों ने माइक्रोलिथ्स यानी बहुत ही छोटे और सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जलवायु गर्म होने से बड़े जानवरों की जगह तेजी से भागने वाले छोटे जानवरों ने ले ली थी। तो शिकार के लिए ऐसे छोटे, नुकीले और हल्के हथियारों की जरूरत थी, जिन्हें तीर या भाले के आगे लगाकर एकदम सटीक निशाना लगाया जा सके। ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। और बात सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं रही, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बदल रही थी। इंसान अब वो हमेशा भटकने वाला घुमक्कड़ जीवन छोड़कर न अर्धस्थायी बस्तियों में टिककर रहने लगा था। झीलें बनने से मछली और पक्षियों का शिकार बढ़ गया। और एक बहुत ही खास बात, इसी काल में इंसानों ने शिकार और अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को पालतू बनाना शुरू किया। डॉग्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स तभी से हैं। और एक और बहुत गहरी बात, अंत्येष्टि यानी विधिवत अंतिम संस्कार की शुरुआत भी इसी काल में हुई। इससे पता चलता है कि इंसानों के बीच सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा हो रहा था। अब सफर को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भाग 3 की तरफ, नवपाषाण काल यानी कृषि क्रांति। ये वो समय था जब इंसानों ने प्रकृति के भरोसे बैठे रहने के बजाय उसे अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था।
अगर हम सबूतों की बात करें ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप में खेती किसी एक दिन में नहीं शुरू हुई। ये हजारों सालों में अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे विकसित हुई। नई खोजों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व के सबसे पुराने कृषि साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व में गेहूं और जौ की प्रॉपर खेती के सबूत मिलते हैं। और फिर 6000 ईसा पूर्व के आसपास इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे खेती का ये आइडिया पूरे उपमहाद्वीप में फैल रहा था। अब जब इंसान खेती करने लगा तो वो एक जगह टिक कर रहने लगा, और जब हम एक जगह टिकते हैं तो नए नए आविष्कार होते हैं। अनाज ढोने और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इतिहास का सबसे महान आविष्कार पहिया इसी काल में बना। पत्थर के औजार अब सिर्फ नुकीले नहीं थे, बल्कि पॉलिश किए हुए और शानदार धार वाले होने लगे थे। बिहार के चिरान से तो हड्डियों के इतने बेहतरीन औजार मिले हैं जो हल्के भी थे और मजबूत भी। और एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प बात बताऊं, कश्मीर के बुर्जहोम में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां इंसान के मरने पर उसके पालतू कुत्ते को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। सच में उस समय के समाज के विश्वासों को समझना बहुत ही रहस्यमयी लगता है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, ताम्रपाषाण युग, यानी पहली धातु को ढालने का समय। पत्थरों के इतने लंबे युग के बाद तांबे की खोज ने इंसानी विकास को एक नई ही स्पीड दे दी। तांबे का मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक तरह से अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी शुरुआती औद्योगिकीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। देखिए कैसे। सबसे पहले तांबा खोजा गया, फिर उसे पिघलाकर औजार बनाने के लिए लोहार या सुनार जैसे बिल्कुल नए स्पेशलाइज्ड काम शुरू हुए। अब जहां ये कारीगर अपनी भट्टियां लगाते थे ना, वहां धीरे धीरे लोकल व्यापारिक केंद्र या हाट बाजार बनने लगे। ये कोई आज के बड़े कारखानों जैसे नहीं थे, लेकिन इन्हीं छोटे बाजारों ने आगे चलकर उन बड़े आद्य शहरी केंद्रों की नींव रखी जिन्हें हम आज शहरों के रूप में जानते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 5वें और आखिरी भाग की, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। यही वो शुरुआती औद्योगिकीकरण था जिसने हमारी विकास यात्रा को एकदम टॉप पर पहुंचा दिया। इस महान सभ्यता की खोज की कहानी भी अपने आप में किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में थोड़ी बहुत भनक दी, फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां जाकर कुछ पुरातात्विक सर्वेक्षण किए। इसके काफी समय बाद जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का ऑफिशियली नामकरण किया, और फाइनली 1921 में दयाराम साहनी ने बड़े पैमाने पर खुदाई का नेतृत्व किया और जमीन के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे शहरों को दुनिया के सामने निकाल कर रख दिया। इन सब लोगों की मेहनत से ही हमारा ये गौरवशाली इतिहास आज हमारे सामने है। और एक बात मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूं, सिंधु घाटी सभ्यता कोई रातों रात हुआ चमत्कार या रहस्यमयी घटना नहीं थी। सच कहूं तो ये एक औद्योगिक समाज था, ताम्रपाषाण काल का सबसे विकसित और शहरीकृत रूप। ये उन्हीं शुरुआती कारीगरों और किसानों की ही तो पीढ़ियां थी ना, जिन्होंने धीरे धीरे पक्की ईंटों के घर बनाने सीख लिए, चौड़ी सड़कें बनाई और एक इतना समृद्ध व्यापारिक समाज खड़ा कर दिया। जहां पहले छोटे मोटे औजार बन रहे थे, अब वहां बड़े पैमाने पर व्यापारिक वस्तुएं बन रही थीं। ये एक प्रॉपर एवोल्यूशन था। अब आपके दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि भाई, इतने एडवांस शहर आखिर जमीन के इतने नीचे दबे कैसे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, भूगोल का एक बेसिक सा नियम। देखिए, जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, धूल, मिट्टी और बाढ़ के कारण जमीन का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई बहुत पुराना घर हो तो सड़क के लेवल से वो अक्सर नीचे चला जाता है। बस बिल्कुल यही हुआ था। हजारों सालों के दौरान जो मिट्टी परत दर परत जमा हुई ना, उसने इन शानदार आदि ऐतिहासिक शहरों को पूरी तरह से ढक लिया और धरती के नीचे सुरक्षित दफन कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, पुरापाषाण काल में जलाई गई आग की एक छोटी सी चिंगारी और नवपाषाण काल में घूमे उस पहले पहिए ने आधुनिक मानव सभ्यता की इस इतनी जटिल और तकनीक से भरी दुनिया का रास्ता कैसे तैयार किया। लाखों साल पहले जब दो पत्थरों को रगड़कर पहली बार आग जलाई गई होगी या मिट्टी के बर्तन के लिए पहला पहिया घुमा होगा, तो असल में वो हमारे आज के इस शानदार भविष्य की नींव रखी जा रही थी। इतिहास के वही छोटे छोटे धीमे कदम आज का वो